प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत आप गद्य खंड के आने वाले पहले पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए मित्रता के सारांश को और उसमें आए प्रमुख गद्यांशों के सभी प्रश्नों के उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या सहित देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें और अपनी कॉपी पर लिखें। आइए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध है, जिसे उन्होंने जीवनोपयोगी विषय पर लिखा है, जिसमें इनकी लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है, उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो उसकी लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है, जो बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। मित्रों के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की संगत ही उसे अच्छा व बुरा बना सकती है। युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचरण व प्रकृति का ध्यान नहीं रखते। वे केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर मुग्ध हो जाते हैं। जबकि मनुष्य अगर थोड़ा भी घोड़ा भी खरीदता है तो उसके गुण दोषों को परख लेता है। किसी प्राचीन विद्वान ने कहा भी है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जब व्यक्ति छात्रावास में रहता है तब उस पर मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। बचपन की मित्रता भी अद्भुत है। उसमें जितनी जल्दी दूसरे की बातें मन को लगती हैं, उतनी जल्दी ही रूठना मनाना भी हो जाता है। मित्रता व प्रेम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो लोगों के आचरण व स्वभाव में समानता हो। जैसे राम और लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे से विपरीत थे, परंतु दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में विपरीतता होने के बाद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। इसी प्रकार चाणक्य व चंद्रगुप्त, अकबर व बीरबल आदि अनेक उदाहरण हैं। मित्र का परम कर्तव्य अपने मित्र की सहायता व उसे विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। हमें ऐसे ही मित्र की खोज करनी चाहिए जो हमारे शुभ चिंतक हों, जैसे राम और सुग्रीव। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत न कर सके तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं, उनसे शोचनीय जीवन किसी और का नहीं है, क्योंकि उन्हें फूल पत्तियों, झरनों की कलकल की आवाज़ आदि में कोई सौंदर्य नज़र नहीं आता है। जो दिन प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और जिनके हृदय में केवल बुरे विचार ही उठते हैं, ऐसे युवकों का भविष्य अंधकारमय होता है। अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना चाहिए। बुरी संगति बहुत भयानक होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के सभी सद्गुणों का नाश कर देती है और दिन प्रतिदिन मनुष्य को पतन के गड्ढे में गिरा देती है। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य को पतन के गड्ढे से बाहर निकालने वाली बाहु के समान होगी। शुक्ल जी कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवावस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के लोगों की बुरी संगति उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक होती। लेखक कहते हैं कि अश्लील व फूहड़ बात करने वालों को तुरंत रोक देना चाहिए। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो वह नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है, और उस बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगति से दूर रहना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे, उसे कालिक लग ही जाती है। अब आगे हम देखेंगे पाठ में जो प्रमुख गद्यांश हैं उन पर आधारित प्रश्नों के
उत्तर और रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला गद्यांश। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहें उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब इस गद्यांश में पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। परीक्षा में प्रत्येक गद्यांश में के नीचे यह प्रश्न अवश्य लिखा होगा, इसलिए आप उस गद्यांश को देख करके संदर्भ अथवा पाठ के लेखक और पाठ का नाम पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। तो इस गद्यांश का जो संदर्भ है आपके सामने कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। अगर प्रश्न आता है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो पाठ का नाम हो जाएगा मित्रता और लेखक का नाम होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे के जो गद्यांश होंगे उन सभी में आपको पहले प्रश्न के उत्तर में अर्थात संदर्भ और पाठ के लेखक के नाम में यही उत्तर लिखना होगा, इसलिए हम अन्य गद्यांशों में ये पहला प्रश्न नहीं देंगे। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश में आपने देखा था रेखांकित अंश है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। इन पंक्तियों का जो व्याख्या है वह आपके सामने है कि लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्माननीय बन सकते हैं, और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण राक्षसों के समान घृणित और नीच भी हो सकता है। इसी गद्यांश में अगला प्रश्न होगा कि लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए अथवा कैसे लोगों का साथ करना बुरा है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार हमें निम्नलिखित 2 प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती हो, और ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें। अगला प्रश्न इसी गद्यांश का है, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त, भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते, हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर होगा, प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि किशोरावस्था सबसे अधिक संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित अनुचित का विवेक नहीं होता, अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। अंतिम प्रश्न पहले गद्यांश का, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। इसका उत्तर होगा, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिसे इच्छानुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। दूसरा गद्यांश,
बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश आपके सामने है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। पाठ का नाम और लेखक का नाम पहले की भांति ही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या ये देखते हैं। रेखांकित अंश है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसकी व्याख्या होगी, आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? उत्तर होगा, प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी ने अच्छे और विश्वास पात्र मित्र के महत्व को प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसे मित्र में गुण दोष की परख होती है, धैर्य एवं स्नेह होता है तथा ऐसा मित्र ही जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। लेखक ने विश्वास पात्र से ही मित्रता करने की प्रेरणा दी है। व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए अथवा उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? उत्तर होगा, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है, लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी हैं? उत्तर होगा, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है? इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा कि लेखक ने सच्ची मित्रता की निम्नलिखित 3 उपमाएं दी हैं। पहली है, जीवन के लिए एक औषधि के समान मित्र होता है। दूसरा है, मित्र में निपुणता और परख में वह उत्तम वैद्य के समान होता है। स्नेह और धैर्य में माता के समान होता है। चौथा प्रश्न है, एक सच्ची मित्र किसे कह सकते हैं? अथवा मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा, हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हम में सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। तीसरा गद्यांश आपके सामने है। बहुत इम्पॉर्टेंट यह भी है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण, लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। इसमें रेखांकित अंश आपके सामने जो है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों,
इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। इसकी व्याख्या होगी कि शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। राम, लक्ष्मण एवं कर्ण, दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? तो उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहते हैं कि मित्रता के लिए समान स्वभाव एवं रुचि का होना ही आवश्यक नहीं है। इस बात को उन्होंने दृष्टांत पूर्वक सिद्ध भी किया है कि परस्पर विपरीत स्वभाव वाले भी मित्र हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, राम, लक्ष्मण और कर्ण, दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर होगा, राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही। उनके इन अटूट स्नेहसिक्त संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति ही थी, जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था। इसमें जो रेखांकित अंश है, अगला गद्यांश, कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसकी आपको व्याख्या करनी होगी। आगे का गद्यांश देखते हैं। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। पहला प्रश्न प्रत्येक गद्यांश में होगा कि अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है मित्रता, लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसकी व्याख्या होगी, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? तो उत्तर होगा, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि कुसंगति मनुष्य के पतन और सत्संगति उसके उत्थान का कारण होती है, इसलिए व्यक्ति को बुरी संगति से बचकर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। प्रश्न, कुसंग का क्या प्रभाव होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी भैया बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।